गुड इवनिंग दोस्तों, सॉरी मेरे प्यारे देशवासियों। क्या कहूँ, बहुत दिन हो गया था कोरोना के ऊपर कुछ बोल नहीं रहा था, सो गया था। लेकिन आज फिर मोदी जी ने छेड़ दिया। मैं जो बोल रहा हूँ मोदी जी के कारण बोल रहा हूँ। मैंने आज से लगभग 3 महीने पहले एक लास्ट वीडियो इस पे डाला था कोरोना के ऊपर कि मैं अब कोरोना के संबंध में क्या कहूँ। सबको लगेगा कि खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, लेकिन लॉकडाउन दोबारा किया जाएगा। और वैक्सीन तो आप लिख के रख लीजिए कि 2-3 साल से पहले ये नहीं लाने वाले। पहले आपको इतना डराया जाएगा कि आप बात मानने के लिए मजबूर हो जाओ। जैसे कि अभी बहुत से लोग मास्क लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। मास्क वैसे पुलिस के सामने लगाने को, कहीं पर्ची ना काट दें। मैं भी उनमें से क्या करूं, गाड़ी से जा रहा हूं, गाड़ी के अंदर मास्क लगाया जाता है। तो मैं आज सोच रहा था, मोदी जी टीवी पे आते हैं, टीवी के अंदर मास्क लगाने की जरूरत नहीं होती, गाड़ी के अंदर मास्क लगाने की जरूरत है। क्यों? खैर, फिलहाल तो जो आज मोदी जी कह के गए हैं, इससे मुझे जो अंदाजा हुआ वो आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि लॉकडाउन आ रहा है, फिर आ रहा है। ये नवंबर तक मेरा अंदाजा था, नवंबर मिड तक, नवंबर लास्ट तक ये आ जाएगा। यानी कि मेरी वो बातें लगभग ठीक हो रही हैं। तो लॉकडाउन फिर आएगा। इससे होने क्या जा रहा है? अभी मोदी जी कह के गए कि आप लोग सही से ख्याल नहीं रख रहे हैं। बहुत से वीडियो देखने को मिल रहे हैं जिसमें पब्लिक कोरोना को लेके अवेक नहीं है, नियम कानून का पालन नहीं कर रही। मोदी जी ने बिहार चुनाव में होने वाली क्या रैलियों के संबंध में कुछ कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मैं कोरोना को सिरे से खारिज करता आया हूं शुरू से ही कि कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर कोई है तो उसके संबंध में सिर्फ एक भ्रम है। इनकी सिर्फ एक ही साजिश है, सिर्फ एक, दुनिया को किसी भी तरीके से आर्थिक तबाही की तरफ लेके जाओ। उसके लिए आज तक ये जो साजिश करता है, जिन परिवारों की मैं बात करता रहा हूं, वो या तो अभी तक उन्होंने 2 वर्ल्ड वार का सहारा लिया, वर्ल्ड वार के माध्यम से दुनिया में आर्थिक तबाही मचाई। तीसरे की फिर संभावना लग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद ना होगा, क्योंकि तीसरा वर्ल्ड वार इन अर्थों में खतरनाक हो सकता है कि इन साजिशकर्ताओं के संबंध में बहुत से देशों को इंफॉर्मेशन है। हो सकता है कि उनमें से कोई देश का कोई सनकी तानाशाह ऐसा भी करे कि वो एक आध जो है परमाणु बम इन तानाशाहों की तरफ फेंक दे, या ऐसी ही कोई और घटनाएं भी घट सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वार का भी एक माहौल बनाया जा रहा है, ताकि अगर किसी तरीके से कोरोना से पब्लिक का विश्वास उठ जाए तो उसको ध्यान भटकाने के लिए फिर थर्ड वर्ल्ड वार इस तरीके से चीज़ें करवाई जाएं। दूसरी तरफ कोरोना का जो है पैंडेमिक वो क्रिएट लगातार टीवी चैनल्स कर रहे हैं, पूरे तरीके से कर रहे हैं। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत से ऐसे लोगों से जिनसे आप लोग जिनके वीडियो सुनते हैं कि क्रांति कर देंगे और हम लोग इकट्ठे होकर ऐसा कुछ करेंगे। कुछ होने वाला नहीं। मैंने आपको एक और वीडियो में इंफॉर्मेशन दी थी कि राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 इन्होंने एक्टिवेट कर रखा है, जिसके लॉ के तहत जब भी ये नियम एक्टिव होता है, सरकार की जो नीतियां होती हैं उस विषय को लेके उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। लेकिन लोग कहेंगे बोल तो रहे। तो मैं ये बता दूं कि आप बोलेंगे, बहुत हल्के तरीके से आपके ऊपर एक्शंस होंगे, जैसे आपके वीडियो हटा दिया जाना या और कुछ, आपके चैनल्स को बंद कर देना, या फिर आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और आपकी मुद्दा दब जाएगा। क्योंकि आपकी शक्ति कितनी है। सच बात तो यह है कि स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर तालाब ही दुश्मन हो जाए मछलियों का, तो मछलियां किससे मदद मांगे।
लड़ें भी तो किससे लड़ें? तालाब ही दुश्मन है और तालाब में रहना है। हम सब की स्थिति इस समय बिल्कुल ऐसी ही है कि हम एक तालाब में हैं और इस तालाब की जो रहनुमा हैं उनको तालाब ही कह लें। मोदी जी या एडमिनिस्ट्रेशन या हमारा जुडिशरी सिस्टम या एक तरीके से हमारे पत्रकार, ये सब मिलके एक तालाब का ही तो निर्माण करते हैं। और ये जो तालाब है इसके बीच में हमारी कोई सुनने वाला नहीं। ये अब इस बात को मानने को राजी नहीं होंगे कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे के इनके जो विजन्स हैं वो इतने घटिया हैं लेकिन इतने अट्रैक्टिव हैं कि वो ये सोच अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे कि ये दुनिया का हित नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। मैं मोदी जी या दुनिया के किसी भी ऐसे इंसान को जो ये सोचता हो कि ये जो बातें इस तरीके से करी जा रही हैं दुनिया को एक छतरी के नीचे लाके गुलाम बना के चलाने की, ये ठीक है, जिनको भी ऐसा लगता हो, चाहे इसमें मोदी जी हो चाहे दुनिया का कोई आदमी हो, मैं उसको चर्चा करने के लिए तैयार हूं कि वो गलत सोचता है। बहुत और तरीके हैं जिससे दुनिया को अच्छा किया जा सकता है। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे किन्हीं लोगों को लगता हो कि जनसंख्या कम कैसे की जाए। मैं तरीके बता सकता हूं, बहुत आसान तरीके जिससे पब्लिक राजी होगी। लोगों को, आपको पोल्यूशन कम करवाना है, तेल की खपत कम करवानी है, तरीके बता सकता हूं। आपको लोगों से नियम कानून का पालन कराना है, इनकम टैक्स पूरा लेना है, मैं तरीके बता सकता हूं। लेकिन ये मानेगा कौन? अभी मेरा वीडियो है, इस समय 70-80 लोग देख रहे हैं, जो भी क्या करेंगे? लाइक, क्लैपिंग, इससे कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मैं जानता हूं उस पूरी भीड़ में मैं जो भी प्रयास कर रहा हूं ये कोई भी काम नहीं करेगा। मैं एक दिन अभी बात कह रहा था कि हमारी दुनिया में आजकल एक बहुत चर्चा चलती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नष्ट ना हो पाए, डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चले। साथ साथ एक चर्चा चलती है स्टडी के ऊपर, पढ़ाई पे बड़ा जोर है। एक डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, दूसरी कुछ लोग पढ़ाई की बातें करते हैं कि लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी उतने ज़्यादा विद्वान बनेंगे। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बना देना चाहता हूं कि इस दुनिया को अगर किसी प्रकार की गुलामी से बचाने का कोई उपाय है तो सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों के ख़त्म हो जाने से ही दुनिया के बचने का कोई उपाय है। डेमोक्रेसी प्लांट की गई। डेमोक्रेसी प्लान की गई, किन लोगों ने प्लान की? थोड़ा समझें। एक समय था कि इंग्लैंड जो था पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने की तरफ बढ़ चुका था। कहते हैं इंग्लैंड का राज्य इतना फैल गया था कि वहां कभी अंधेरा होता ही नहीं था, सूरज डूबता ही नहीं था, इतना बड़ा राज्य था। उस समय लोगों के अंदर क्रांतिकारी और बगावती हो जाने की जो प्रबल इच्छा जगी और इनका विरोध हुआ, इसके कारण इन्होंने अपने राज्य को समेटा। आप नोटिस करना मेरी बात को, जिन जिन जगहों से इन्होंने अपने राज्य को समेटा वहां वहां डेमोक्रेसी छोड़ते आए। वहां वहां इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी का पालन करो, डेमोक्रेसी बना दी। हिंदुस्तान में 500 राजा थे, छोटे बड़े, उनको खत्म करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिसकी प्रतिमा आज इतनी ऊंची बनाई गई है कि दुनिया देखे वाह वाह क्या बात, क्या आदमी था। मैं कहूंगा कि इस हिंदुस्तान को बर्बाद कर देने वालों में अगर सबसे पहला नाम किसी व्यक्ति का लिखा जाना चाहिए जो बर्बाद कर रहा था लेकिन उसे खबर थी कि आबाद कर रहा, वो व्यक्ति था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसने 500 राजाओं को खत्म करके डेमोक्रेसी एक आदमी के हाथ में दे दी, और ये एक आदमी 5 साल में चुन के आता है, 5 साल के लिए, तो ये बिक सकता है, आसानी से लोगों की मान सकता है।
क्योंकि इसकी एम्बिशंस बहुत होती है। पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी लॉन्च की जिन्होंने, जिनको हम इंग्लैंड के रूप में कह सकते हैं कि इंग्लैंड के शासन ने पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी लॉन्च की, जबकि आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड ने हम पे राज्य नहीं किया, राज्य किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आज आप जो लोग नेस्ले की कॉफी पीते हैं वो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कंपनी है जो उस समय भारत में रुक गई थी, गई नहीं थी। 99 कंपनियां उस समय भारत में रुक गई, 100 कंपनियां थी जिसमें 1-2 कंपनी चली गई। और डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में इंग्लैंड के मार्फत फैलाई गई। लेकिन मैं पूछता हूं, क्या इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है? क्या इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है? वहां तो आज भी राजा राज्य है। तो कौन सा ऐसा कारण था कि पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी देने के बाद खुद नहीं ली? क्या डेमोक्रेसी इतनी अच्छी चीज थी कि दुनिया में बांट देनी थी लेकिन खुद नहीं खानी थी? या डेमोक्रेसी इतनी बेकार चीज थी कि पूरी दुनिया को खिलानी थी और खुद नहीं खानी थी? मुझे इसका रीजन जानना है, यह संदेह है। और दूसरी एक बात मैं कहता हूं कि समझने की कोशिश करो, अमेरिका का डॉलर बढ़ता है, चलो उसके पास तेल के कुएं अधिक हैं, थोड़े से शस्त्र ज्यादा बेच लेता है, थोड़ी टेक्नोलॉजी उन्नत है, कृषि योग्य बहुत सारी भूमि है, समझ में आता है कि डॉलर का रेट बढ़ रहा है। लेकिन पौंड, यूरो, इन्होंने कौन सी कमाई की है? इंग्लैंड के पास ना तो शस्त्र बनाने की फैक्ट्रियां हैं ज्यादा, ना ही इंग्लैंड के पास भूमि है अधिक, ना ही इंग्लैंड में किसी तरीके की टेक्नोलॉजी कोई डेवलप की है। लेकिन क्या कारण है कि पौंड का रेट आज तक कम नहीं हुआ, डॉलर से भी हाई है? कभी चिंतन किया आपने? या सिर्फ वो पढ़ाई की जो आपको केवल और केवल गुलाम बनना सिखाती है? सारी शिक्षा आपको गुलाम बनने की शिक्षा देती है। मैं आज ये फक्र से कह सकता हूं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। मुझे गर्व है इस बात पे कि मैंने किताबी पढ़ाइयां छोड़ दी। मैं कह रहा हूं कि अगर दुनिया को गुलाम बनने से रोकना है तो अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोकना होगा। लेकिन मेरी बात थोड़ी सी मुश्किल से समझ में आएगी। जैसे कि 3 महीने पहले डाला गया मेरा वीडियो, उस समय नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं आएगा। मैं जाता हूं अक्सर मार्केट में शॉपिंग करने, लोगों की हालत देखता हूं, सबसे पहले वो आर्थिक तबाही को रोते हैं। कोरोना आ गया, सर जी बड़ी तबाही चल रही, सर जी धंधा बिल्कुल चौपट है। उसके बाद उनसे कहो कि ये सरकार ने आके बर्बाद कर दिया, तो एकदम उनका हिंदुत्व जाग उठता है। कल भी मैं एक दुकान पे था, जैसे मैंने उनसे ये कहा, पहले वो रोना रो रहे थे, फिर बोले नहीं जी धंधा ठीक ही चल रहा है। जैसे ऐसे लगा पता नहीं कौन सा नीचे से मैंने जड़ी बूटी उन्हें सूंघा दी, जिसे सूंघ के उनकी मुरझाई हुई जो झुर्रियां थीं और चेहरे थे उनमें अचानक ताजगी आ गई। बोले जी नहीं, अब असल में कोई विकल्प भी तो नहीं है हमारे पास। ये एक नया फंडा चला है मार्केट में कि मोदी का विकल्प नहीं है। मैं कहता हूं मोदी का विकल्प तो पप्पू ही है, पप्पू विकल्प है। मैं कहता हूं आज के हालात में, मैं कहता हूं पपुआ ही विकल्प है। अब कम से कम पपुआ इतना चालाक तो नहीं होता कि इतनी घुमा फिरा के हम लोगों की लेता। बेचारा पप्पू ज्यादा से ज्यादा क्या करता, 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर लेता। हमारे मोदी जी ने तो हमको 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार और बना दिया, जिसका साल का ब्याज ही 1 लाख करोड़ होगा। भाई पप्पू 5 साल में 1 करोड़ ले जाता, कितनी मारता। तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे इस माहौल ने, पहली बार कह रहा हूं, मुझे कांग्रेसी बना दिया। मैं नहीं था कुछ भी, मैं कांग्रेसी नहीं, मैं बीजेपी का समर्थन नहीं, मैं सपाई नहीं, मैं कुछ भी नहीं था। लेकिन भाई तुम्हारे इन तर्कों ने मुझे कांग्रेसी बना दिया। और मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को कह रहा हूं
तुम लोग इतने सारे अपने वो रखते हो, वो क्या होते हैं जो तुम्हारे प्रतिनिधित्व करके टीवी चैनलों पे चर्चा के लिए जाते हैं, बहुत सारे रखते हो, बड़े पैसे भी देते हो यार उनको। तुम मुझे रख लो और मुझसे उतने पैसे ले लो जितने तुम उनको देते हो, मैं महीने में तुम्हें देने को तैयार हूं। और कृपया करके किसी मंच पे मुझे इनकी मां बहन कर लेने दो, मैं बताने को तैयार हूं कि किस तरीके से ये बर्बाद कर रहे हैं देश को। अभी एक और मुद्दा संग संग उठाता हूं, इनकी चालबाजियों की बात देखो यार, क्या गजब के चालू लोग हैं। पप्पू बेचारा इतना चालू तो नहीं होता, हमारे मोदी जी चालू हैं। बिहार में इस समय इलेक्शन में खूबी है, आपने नोटिस किया, बिहार का इलेक्शन इस बार मोदी वर्सेस पासवान के बेटे से हो रहा है, क्योंकि वो पासवान का बेटा मोदी के खिलाफ चला गया, और जबकि वो कह रहा है मैं मोदी जी को बहुत दिल से चाहता हूं, उनका सबसे अच्छा मतलब सेवक हूं, भक्त हूं, और अगर मेरी पार्टी जीती तो मैं मोदी जी को ही समर्थन दूंगा। क्या खेल चल रहा है। इस तरीके से इन्होंने 20 से कांग्रेस को हटा ही दिया। पूरे चैनलों पे जो डिबेट चल रही है वो मोदी और पासवान, क्या मारा छक्का। और इसमें नीतीश भी कुचल जाएंगे, इसमें कांग्रेस भी कुचल जाएगी, और थोड़ा बहुत फायदा पासवान को होगा, और पासवान को ये अपना पट्टा पहना ही देंगे, तो वो भी मरा, कुल बचे अकेले। इतने चालू लोगों का तुम पूछते हो विकल्प क्या है। पप्पू है, पप्पू, पप्पू विकल्प है। मैं तुमसे कह रहा हूं, हमें बहुत विद्वान मोदी जी जैसे विद्वान की जरूरत नहीं है, हमें तो राहुल जैसे पप्पू की जरूरत है। अब हमें कहना पड़ेगा पप्पू वापिस आओ, पप्पू तुम आ जाओ, पप्पू तुम कहां गए, अब ऐसा कहना पड़ेगा। और मोदी जी तुम्हारे लिए कहना पड़ेगा अब तुम कब जाओगे। तुम जाते क्यों नहीं। मोदी जाओ जाओ, गो मोदी को, गो मोदी गो, गू मोदी गू। थोड़ा सोचना। मैं ये बात जो कह रहा हूं, आज मोदी जी बीज बो के गए कि तुम कोरोना से सही से लड़ नहीं रहे, वैक्सीन जब बनेगी तब बनेगी, और हमने जो बंद किया था उससे हमारा मृत्यु दर कम है। अरे घर के अंदर ही मर जाएंगे, कोरोना से क्या जरूरत है मरने की। मोदी जी कितने प्यार से तुम आज अपनी जमीन जोत के गए, जहां पे तुम रॉक फेलर का बीज बोने आओगे 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद, कि भाइयों बहनों अब कोरोना से पूरी दुनिया फिर से जूझने लगी है, और मैं पहले की तरह पहले ही आप लोगों को घर में बंद करने का आदेश सुनाता हूं। ये आर्थिक तबाही की शुरुआत है, और इस आर्थिक तबाही का खेल देखो। लॉकडाउन से क्या हुआ थोड़ा समझो। सारी बातें आज बोल देना चाहता हूं, वीडियो लंबा है लेकिन मुझे भी मजा आ रहा। आज मैं दिल के सारे गुवार निकालूंगा। लॉकडाउन से आर्थिक तबाही का लेना देना जरा समझोगे तो हंसी आएगी। बिहार की सारी कमाई खड़ी थी कि वहां के लोग बाहर कमाने जाते थे, उनको वापस घर भेज दिया। बिहार की आर्थिक तबाही। दिल्ली की सारा चेन सिस्टम जो है बसों में और मेट्रो में ही चलता था, उसे तुमने बंद कर दिया। अब जो चल रही हैं वो ना के बराबर। यह है दिल्ली की आर्थिक तबाही। उत्तराखंड में सारा खेल टूरिज्म पे था, तुमने उत्तराखंड में आने पे इतनी पाबंदियां लगा दी, कोरोना टेस्ट हो, ये अभी भी ये कह रहे हैं कि बंद कर दिया, नहीं कोई झंझट है, लेकिन अभी भी यहां आओ तो एक पास बनवाना पड़ता है। टेरर है।
तो यहाँ का टूरिज्म बर्बाद। और कहां कहां की कहानियां बताऊं। मुंबई की सारा डेवलपमेंट जो था वो फिल्म और इन सब से रुका और चलता था। वहाँ के प्रोड्यूसर्स थे जो लाखों करोड़ों रुपया कमाते थे और उसका टैक्स मिलता था क्योंकि वो छुप नहीं सकता था। पूरे इंडिया में फिल्में बंद हो गई। वो एक बंदा कमा रहे हैं, 2 बंदे। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पापा जो बाहर से आए हैं, हमारे यहाँ के नहीं हैं। स्वदेशी अपनाओ। अमेजॉन स्वदेशी है, मित्रवत, कतई हमारा अपने जैसा। मोदी जी के साथ बैठ के तो चाय पीते हैं लोग। स्वदेशी नहीं है ना, यही तो पक्के स्वदेशी हैं। हम सब तो दुष्ट हैं। बहुत दुख है कि मैं ये सब होता देख रहा हूं और लाख चाहने के बाद, दिल में इच्छा रखने के बावजूद भी इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। कोई नहीं कर सकता। जो भी तुमसे कह रहा है कि वो कर सकता है, मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो नहीं कर सकता। अंत में ये बात कहने के लिए कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है तुम्हारी निराशा। तुम्हें बहुत निराश होना पड़ेगा। बहुत निराशा में उपद्रव जन्मता है, अंदर का विस्फोट होता है। तो मैं तुम्हें निराश कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इतने निराश हो जाओ कि तुम्हें जीवन की कोई संभावना, कोई पुलक दिखाई ना दे, और तुम टूट पड़ो इन नेताओं के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर। तो कोई बात हो सकती है। लेकिन मोदी जी के 5 किलो चावल, 1 किलो चना, 2 किलो शक्कर तुम्हें निराश नहीं होने देती। खुल जाएगा, वैक्सीन बन जाएगी। बन गई। नहीं बनी। टेस्ट चल रहे, अभी हुए नहीं, सफल हुए नहीं। ये बातें तुम्हें निराश नहीं होने देती। मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर को और तुम्हारे सपनों को, चाहे जितने बड़े क्यों ना हो, इनको कुचला जा रहा है, कुचल दिया जाएगा, पकड़ के कुचला जाएगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात आज रात सोते वक्त सोचना, और इतना ज्यादा सोचना कि सुबह उठो तो निराश हो, डिप्रेशन में जाओगे। उससे बाहर निकलने के उपाय हम बता देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले तुम्हें एक अंधकार जीवन का दिखाई दे, एक ऐसा डिप्रेशन दिखाई दे कि फिर तुम किसी के बात से राजी ना हो, किसी के आश्वासन से राजी ना हो। मुझे जो कहना था मैंने कहा। आप लोगों का काम है कि आप लोग मेरी बात को किस नजरिए से लेते हो। मैं अपनी बात कहता रहूंगा।